गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अग्रसेन स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की। हमने पढ़ा था उसमें कि परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, उन मूलभूत कणों पर आवेश क्या होता है, उनका द्रव्यमान क्या होता है, उनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। उसके बाद उन मूलभूत कणों की खोज पड़ी थी कि उन मूलभूत कणों की खोज हमारी कैसे हुई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ परमाणवीय स्पीसीज, जिसमें से मैंने एक परमाणवीय स्पीसीज तो आपको कल बताई थी प्रीवियस वीडियो में, समस्थानिक। आज हम समस्थानिक से आगे वाले जो परमाणवीय स्पीसीज हैं उनको पढ़ेंगे। तो आपके दूसरे नंबर पे जो परमाणवीय स्पीसीज आती है वो है आपकी संभारिक। दूसरे नंबर पे कौन सी स्पीसीज आती है? संभारिक। संभारिक का मतलब क्या होता है? समान भार। तो विभिन्न परमाणु, ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न जबकि परमाणु भार क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या कहलाएंगे आपके? संभारिक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आर्गन। Ar को क्या बोलते हैं? आर्गन। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 18। परमाणु भार क्या होता है? 40। 18 आर्गन 40। तथा Ca को क्या बोलते हैं? कैल्शियम 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 20। परमाणु भार 40। अब देखो इन दोनों के परमाणु क्रमांक तो क्या है? अलग अलग है। आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन दोनों के परमाणु भार क्या हैं? समान हैं। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहा जाता है? संभारिक कहा जाता है। ऐसी कार्बन और नाइट्रोजन। देखो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है कार्बन C12, एक होता है कार्बन C13 और एक होता है कार्बन C14। इन तीनों में से ये वाला जो समस्थानिक है ये कार्बन, और दूसरा कौन सा? नाइट्रोजन। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? संभारिक होते हैं। कि यहाँ पर इन दोनों के परमाणु क्रमांक तो क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु भार क्या है? सेम। जब परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो क्या कहलाता है? ये संभारिक कहलाता है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्पीसीज क्या होती है? समन्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट क्या है आपकी? समन्यूट्रॉनिक स्पीसीज। अब नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। मतलब इसमें क्या होगा? विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों, परमाणु भार अलग अलग हों, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो? समान हो। वो क्या कहलाएंगे? आपके समन्यूट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 19K39 और 20Ca40। यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक इसका 19, इसका 20, दोनों ही अलग अलग हैं। परमाणु भार इसका 39, इसका
40। परमाणु भार भी अलग अलग है, लेकिन जब हम इनके दोनों के न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे तब दोनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या आएगी, समान आएगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया कि इनकी न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालते हैं। आपको पता है जो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, P+n के बराबर। इसी फॉर्मूले से आप न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल लोगे। मैंने बताया था प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 19। परमाणु भार कितना है यहाँ पर, 39। यदि हमको न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो A-P कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 20। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो A-P कर देंगे। यहाँ पर परमाणु भार कितना है आपका, 40। यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर। परमाणु क्रमांक कितना है, 20। 40 - 20 तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। तो यहाँ पर भी देखो, इधर 19 के 39 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई है, 20। इधर कैल्शियम में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आई है, 20। दोनों में समान संख्या है न्यूट्रॉन्स की, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसकी डेफिनेशन आप यदि लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, विभिन्न तत्वों के परमाणु, यहाँ पर भी क्या लिखोगे, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान। वो क्या कहलाएंगे, आपके सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। मैंने अभी क्या बताया, संभारिक बताया था और सम न्यूट्रॉनिक बताया था। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट आता है आइसोडायाफर्स। क्या होते हैं, आइसोडायाफर्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो। अब तक हमने क्या देखा था, जिसमें परमाणु भार समान है, संभारिक हो गए। जिसमें परमाणु क्रमांक समान है, समस्थानिक हो गए। जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है वो सम न्यूट्रॉनिक हो गए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स में क्या बोलते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, लेकिन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे, आपके आइसोडायाफर्स कहलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z क्या हो, भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी क्या हो, भिन्न भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आइसोडायाफर्स कहलाते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है, 90 थ्योरियम 234 और 92 यूरेनियम 238। ये जो दोनों तत्व हैं, थ्योरियम और यूरेनियम, ये दोनों कैसे हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, F ब्लॉक के तत्व होते हैं। अभी आप आगे आवर्त सारणी पढ़ोगे, उसमें आ जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आए तत्व। तो TS को क्या बोलते हैं, थ्योरियम। U को क्या बोलते हैं, यूरेनियम। इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, थ्योरियम का 90, परमाणु भार कितना होता है, 234। इधर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, भिन्न में, इसका परमाणु भार कितना होता है,
238। अब यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, a माइनस पी। तो यहाँ पर a कितना है, 234 माइनस 90, तो कितने हो गए, 144। ऐसे ही यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे, वही a माइनस पी, a माइनस यहाँ पर a कितना है, 238 माइनस 92, कितने आ गए, 146, 140। ये क्या है, न्यूट्रॉन्स। अब देखो मैंने क्या बोला था, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया। इनकी द्रव्यमान संख्या a भिन्न भिन्न है, ये द्रव्यमान संख्या भी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। न्यूट्रॉन्स की संख्या भी क्या है, भिन्न भिन्न है। देखो यहाँ पर 144 है, यहाँ पर 140 है। लेकिन अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, 144, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो 144 में से हम क्या घटा देंगे, 90 घटा देंगे। तो 144 में से 90 घटाओगे तो कितना आएगा, 54। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर कितना है, 54। यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कितना है, 146 माइनस 92, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 54। अब यहाँ पर देखो दोनों जगह इधर भी 54 इधर भी 54, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान है। तो ये दोनों तत्व एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसो डायफर्स कहलाएंगे। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। पूरी डिटेल्ड बता रहा हूँ, एक एक स्टेप। आपकी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे आप रिलेटिव टीचर को मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई, आइसो डायफर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं आइसोस्टीयर्स। नेक्स्ट आपके क्या आएंगे, आइसोस्टीयर्स। अब आइसोस्टीयर्स होते क्या हैं, ऐसे अणु, ध्यान रखना यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अणु मतलब परमाणुओं से बने कंपाउंड या कुछ भी हो सकता है। वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, वे अणु क्या कहलाते हैं, आइसोस्टीयर्स कहलाते हैं। जैसे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाएंगे वो, आइसोस्टीयर्स। क्या कहलाएंगे, आइसोस्टीयर्स। एग्जाम्पल देखो, N2 और CO। यहाँ पर परमाणु कितने हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। C और O, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितनी है परमाणु, 2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। जब परमाणु क्रमांक 7 होता है तो जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो 2, एक में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट CO में देखिए, कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6,
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। मैंने अभी बताया आपको कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? संख्या होती है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 2, यहाँ पर भी परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो ये दोनों अणु एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोस्टीयर्स कहलाएंगे। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, NO2 प्लस और CO2 आपको बताना है कि ये दोनों आइसोस्टीयर्स होंगे या नहीं होंगे। इस क्वेश्चंस को करना, आराम से सोचना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करा दूंगा। तो नेक्स्ट आपका परमाणु स्पीसीज आती है, आइसोस्टीयर्स देख चुके हैं आप। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसमें क्या लिखेंगे? वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? समान होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। या इनको क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? सिर्फ कि क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अब सर एग्जाम्पल तो बताओ, आपने ये तो बता दिया। अब एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यदि किसी स्पीसीज़ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यदि किसी स्पीसीज़ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि वो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतने ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है उतने ही उस पर क्या आएंगे? पॉजिटिव चार्ज आएंगे। बस इतनी बात याद रखना, आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इजीली निकाल लोगे। और जो मैंने पिछला वाला एग्जाम्पल दिया था आपको NO2 प्लस और CO2 वाला, वो भी इजीली हो जाएगा। मैंने क्या बोला है? पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन निकलना, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ना। नेगेटिव साइन कब आता है? जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? ग्रहण कर ले, तब आता है नेगेटिव साइन। इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। पॉजिटिव साइन कब आता है? जब कोई उदासीन परमाणु अपने में से इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? त्याग कर दे। तो हम इसलिए जब पॉजिटिव साइन आता है तब हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं या घटा देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, F माइनस O2 माइनस 2, Na प्लस, अब देखिए इन स्पीसीज में देखिए आप, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Z बराबर, Z लिखो सबसे पहले इनके 9, इसका 8, इसका 10, इसका 11। अब देखो, जब इसके परमाणु क्रमांक इतने हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होनी चाहिए? इसके बराबर होनी चाहिए। अपने अकॉर्डिंग इसमें 9 होनी चाहिए, इसमें 8 होनी चाहिए, इसमें 10 होनी चाहिए, इसमें 11 होनी चाहिए। लेकिन इस पे क्या आ रहे हैं? माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। तो मैंने अभी बताया यदि माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है और प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, और जब कुछ भी नहीं हो तो एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर
कितने माइनस है, एक माइनस है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो 9 + 1 बराबर 10। यहाँ पर कितने माइनस हैं, 2 माइनस हैं, तो 8 + 2 बराबर 10। यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 10। यहाँ पर क्या है, Na+, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन। और मैंने बताया जहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो कितने पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, तो -1, तो कितना हो गया 10। यदि आगे इसके आगे बात करें तो Mg+2, Mg+2 परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 12, लेकिन +2 साइन आ रहा है। +2 साइन आने पर मैंने बोला प्लस साइन आने पर इलेक्ट्रॉन निकालो, और इलेक्ट्रॉन निकालो तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी स्पीसीज में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आना है, टोटल 10 10 10 10। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, समान है। तो इन सभी स्पीसीज को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। तो इस पर ध्यान दें और इसी के द्वारा नेक्स्ट आप उन प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं यदि हम हीलियम परमाणु में से उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें तो बनने वाला कण क्या होता है, अल्फा कण होता है। अब बनने वाला अल्फा कण होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सपोज आपका हीलियम नाभिक है। हीलियम नाभिक में क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यदि इसमें से मैं क्या करूँ, 2 इलेक्ट्रॉनों को कम कर दूँ, क्या करूँ, 2 इलेक्ट्रॉनों को कम कर दूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन बचेंगे तो यहाँ पर ये केवल कैसा रह गया, धनावेशित रह गया, क्योंकि इसमें क्या बचे हैं, ओनली प्रोटॉन बचे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनों को तो क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो अल्फा कण होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। और कैसा धनावेशित होता है, द्विधनावेशित, मतलब इसमें कितने धनावेश हैं, 2 धनावेश हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विधनावेशित कण। तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा कण को, अल्फा कण को क्या बोल सकते हैं, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक अल्फा कण कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं या तो 2He4 से या अल्फा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो 2He4 से प्रदर्शित करते हैं या अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आपने सुना होगा बीटा कण। दूसरे क्या होते हैं, बीटा कण। ये किसके समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, लेकिन ये इतने तीव्रगामी होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होते हैं, और ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या होते हैं, निकलते हैं। ये साधारणतः नहीं निकलते, ये सभी जो कण हैं ये कहाँ से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से। तो हम ये कहेंगे कि बीटा कण इलेक्ट्रॉन के समान आवेश वाले तीव्रगामी कण होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन के समान आवेश वाले तीव्रगामी कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलते हैं।
तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। इसका मतलब क्या है, इस पर जो आवेश होगा बीटा कण पे वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के समान रहेगा, लेकिन उसकी गति इलेक्ट्रॉन से कई गुना होगी। इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है -1e0, मतलब इलेक्ट्रॉन पर का द्रव्यमान क्या होता है 0, इस पर आवेश क्या होता है -1 या -1 बीटा। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, -1 बीटा, या इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, बीटा माइनस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इनको तीनों में से किसी भी प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आपकी बुक्स में सिर्फ ये दो ही दे रखे हैं, तो आप इन दोनों को ज़्यादा कंसीडर करना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अल्फा कण बीटा कण। अब यदि किसी भी परमाणु में से अल्फा कण और बीटा कण निकल रहे हैं तो उस परमाणु में क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा, उसको देखते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट कि अल्फा कणों का उत्सर्जन और बीटा कणों का उत्सर्जन। अब देखिए, कोई आपका परमाणु है ZXA, सपोज इसमें से क्या निकलता है, इसमें से निकलता है अल्फा कण 2He4। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये एक प्रकार से अभिक्रिया लग रही है, तो दोनों साइड परमाणु भार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और प्रोटॉन्स की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यही कोई, यहाँ पर कोई दूसरा परमाणु बन गया बाई, यहाँ कोई दूसरा परमाणु क्या बन गया बाई, या हम इसको ही लिख सकते हैं x, लिख सकते हो आप x। अब यहाँ से देखो इधर A है, यहाँ पर इन दोनों का टोटल, यहाँ पर दोनों परमाणु भारों का टोटल क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। यहाँ पर A हो गया तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A-4। अब देखो इन दोनों का टोटल, परमाणु भार का टोटल लेफ्ट हैंड के बराबर है या नहीं, मतलब अभिकारक में जितना भार होता है उत्पाद में उतना ही भार होगा। इधर क्या है 2, इधर Z है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, Z-2, और Z-2 + 2 दोनों मिलेंगे तो क्या बना लेंगे Z। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अभिकारक में जितने प्रोटॉन होते हैं उत्पाद में उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज़ समझ में आई। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, बीटा कणों का उत्सर्जन। बीटा कणों के उत्सर्जन के लिए क्या लिखेंगे, वही परमाणु हमने ले लिया ZXA। बीटा कण क्या होते हैं, +-E0, ये होते हैं बीटा कण। यहाँ पर भार में तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे XA। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में तो अंतर है, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान होनी चाहिए, इसलिए Z-1 Z+1 और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Z। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, समान हो गई। अभिकारक और उत्पाद में दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दोनों में हमने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या की है, समान की है। इस प्रकार ये अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, ये बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। एक आपका कण और आता है पोजिट्रॉन, एक कण और होता है जिसे बोलते हैं पोजिट्रॉन। ये पोजिट्रॉन कण, इसकी खोज की थी C.D. एंडरसन ने। इसकी खोज किसने की थी, C.D. एंडरसन ने खोज की थी। अब इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है
इस प्रकार। बीटा कण में तो यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिट्रॉन में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजी मतलब पॉजिटिव, ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के समान, मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के समान। पॉजिटिव भी है, ई के बराबर भार है इसका, इसलिए इसको किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, +1 E0। बस इतना ध्यान में रखना है अपने को। नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन करेंगे